डोवाल साहब जो एनएसए हैं भारत के, उन्होंने फ्रंट फुट पे छक्का मार दिया, बिल्कुल जैसे वीरेंद्र सहवाग छक्का मारता है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी ने छक्के मारे हैं, उसी प्रकार से इन्होंने क्या करा कि ये ईरान पे गए और ईरान जाने के बाद इन्होंने ईरानियों से बात करी और बोला कि रुपी और जो ईरान की लोकल करेंसी उसमें ट्रेड होना चाहिए। अब इसमें मैं बताता हूं आपको चक्कर क्या है बहुत बड़ा। इंडिया ने एक, जिसको कहते हैं ना, सेवरल बर्ड्स, नॉट टू बर्ड्स विद वन स्टोन, सेवरल बर्ड्स विद वन स्टोन, इन्होंने कर दिया। एक तीर से कई निशाने। नंबर वन, मैं आपको बताता हूं उसका फायदा क्या है। और ये डोवाल साहब ने एक ऐसी, ये जो चाल है ना, ये ऐसी चाल चली है कि इसको मैं किस तरीके से आपको समझाऊं, दिस इज एब्सोल्युटली एस्टोनिशिंग ये जो काम हुआ है। पहली बात, 1979 में ईरान का एक राजा हुआ करता था, एक बादशाह हुआ करता था। रेवोल्यूशन हुई ईरान में और वो बादशाह को हटा दिया गया और खुमैनी ऊपर आ गया, हेड आ गया, और ईरान एक थियोलॉजिकल स्टेट बन गया, एक धार्मिक, जिसको कह सकते हैं एक तरीके से एक धार्मिक स्टेट बन गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, और इस तरीके से। और वहां पे शरिया कानून लागू और लोगों को कोड़े बरसाने और हाथ काटने, ये सब ये शुरू हो गया। अच्छा, वो जो राजा था वो अमेरिका का सपोर्टेड था। उस राजा को, जिसको हटाया गया था, उसको अमेरिका सपोर्ट करता था। तो उस राजा को हटाने के बाद अमेरिका ने लगा दिया सैंक्शन, वेस्ट ने लगा दिया सैंक्शन, और ईरान का गला घोटना शुरू कर दिया। बीच में ईरान ने शुरू कर दिया क्या, अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। इजराइल से उसकी ठनती थी। हमास और हिजबुल्ला, जो दो टेररिस्ट ग्रुप हैं जो खास तौर से जो इजराइल के खिलाफ काम करते हैं, उनको भी फंड करना ईरान ने शुरू कर दिया, और ईरान ने ग्लोबल टेरर में एक हाथ बटाया। तो ये सब ईरान का मामला चल रहा था। अच्छा, ईरान के पास तेल है बहुत ज्यादा, ईरान के पास बहुत ज्यादा तेल है, लेकिन ईरान वो तेल बेच नहीं सकता किसी को, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। अच्छा, इंडिया ने वो तेल काफी टाइम खरीदा भी सैंक्शंस के बाद, लेकिन कुछ समय बाद भारत ने बंद कर दिया, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब भारत ने क्या करा है, डोवाल साहब क्या कर रहे हैं, दो तीन चीजें। पहली चीज, चाइना जो घुसने की कोशिश कर रहा है दोस्तों हर जगह, चीन जो हर जगह घुसने की कोशिश कर रहा है, चाइना के इन्फ्लुएंस को कट करना पहला एम। दूसरा एम, डायरेक्ट ऑयल। अब आपका ऑयल आ रहा है रूस से। हमने आपको कल ही बताया था कि भारत, इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर टू यूरोप, इवन अहेड ऑफ सऊदी अरेबिया। दिमाग देखिए भारत का, भारत तेल का निर्यात करने वाला यूरोप में सबसे बड़ा देश बन गया। वो ऐसा देश जो खुद तेल नहीं बनाता, वो कहीं और से तेल लेके उसको, समझ गया, ये भारत ने कर दिया। अब डोवाल साहब ने क्या करा कि डोवाल साहब ने बोला कि रुपी में आपका ट्रेड होगा, यानी कि हम ईरानियन करेंसी लेंगे और उनको हम इंडियन रुपीस देंगे। इससे क्या होगा कि ईरान बगल में है, और ईरान बगल में होने के अलावा एक बहुत पहले मैं एडिटर साहब जरा मैप दिखाइए नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर का। ये देख रहे हैं दोस्तों मैप पे, नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कहां से आ रही है? ये भारत और रशिया ने मिलकर बनाई है नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर। और आपको पता है चाबहार पोर्ट जो ईरान में भारत ने बनाया है। अब मैं आपको गेम समझाता हूं, डोवाल साहब गए क्यों वहां पे और क्या ये कौन सा तीर मार कर आए हैं बहुत तगड़ा। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये ऊपर से शुरू होती है रूस से, ठीक है, और घूमते 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 ईरान आती है और घूमते घूमते मुंबई जाती है। यानी कि अब पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान का एक ही पावर था, और आज की तारीख में भी पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक पावर है। ये ऐसा मुल्क है जो सुई तक नहीं बनाता ठीक से, ठीक है, पर पाकिस्तान का पावर क्या है? उसका जियोपॉलिटिकल लोकेशन। पाकिस्तान का यह पावर है, यह पाकिस्तान की अहमियत है दुनिया में कि जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यह बात मैं मानता हूं, दुनिया मानती है। पाकिस्तान खुद में इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद की पाकिस्तान की औकात नहीं है। पाकिस्तान की औकात है कि उसका बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान से मिलता है, और अफगानिस्तान का बॉर्डर सेंट्रल एशिया से मिलता है। अगर गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके, वो वाला एरिया जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है, बिल्कुल उसके ऊपर देखिए तो वाखान कॉरिडोर है। यह जियो स्ट्रैटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, और पाकिस्तान इस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अब अमेरिकन जब निकलते हैं अफगानिस्तान से, भाई कोई तो होगा जो पाकिस्तान को पैसे देगा किसी चीज के लिए, भाई कोई तो होगा ना। आप ये समझ लीजिए कि आपका सबसे बड़ा जो किराएदार है, जो आपको इफरात के पैसे फेंक रहा था, एक घर उसने ऑक्यूपाई कर रखा था, उसके आपको हर महीने इतने नोट देता था कि आप पागल हो गए। आपने एक अपना लाइफस्टाइल बना लिया कि भाई हर महीने नोट तो आते रहेंगे, हम ऐश करते रहेंगे। एक दिन वो किराएदार जो है वो छोड़ के चंपत हो गया। वो किराएदार कौन था?
वो कह रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि तालिबान को हैंडओवर करा दोहा एग्रीमेंट साइन करने के बाद और आउट। अब आते हैं बीच में भारत कहने से अजीत डोभाल साहब। वो कहते हैं यार किस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस कम करा जाए, नंबर 1, नंबर 2 ईरान को मेन स्ट्रीम करा जाए, क्योंकि ईरान के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस हैं। वहां पे चाइना एक अलग लेवल का गेम खेल रहा है दोस्तों। आपने खबर में सुना ही होगा कि चाइना ने ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती करवा ली, और जो पहले एम्बेसीज थे जो बंद हो चुके थे वो दोबारा एक्टिवेट हो रहे हैं। यानी कि ईरान को मेन स्ट्रीम करने वाला काम चीन भी शुरू कर चुका है, राइट। चीन फिर कह रहा है कि फिलिस्तीनियों में और इजरायलियों में हम दोस्ती करवा देंगे। तो जो अमेरिका की डिप्लोमेसी है, जो यूएस की डिप्लोमेसी है, वो पड़ रही है कमजोर दोस्तों। अमेरिका की डिप्लोमेसी हल्की पड़ रही है और चाइना और भारत अपने अपने लेवल से उभर रहे हैं। ये जो इन्होंने काम करा है, अब हमारा एक्सेस हो गया इसके बाद डायरेक्टली ईरान के साथ। ईरान बगल में है दोस्तों, पाकिस्तान के बगल में ईरान। इनफैक्ट जो बलोचिस्तान है ना, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में, कुछ हिस्सा ईरान में, वो इतना क्लोज है। पाकिस्तान फायदा नहीं उठा पाया ईरान के बगल में होने का। पाकिस्तान अपने इलेक्शन के चक्कर में, अपनी राजनीति, अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में रूस से तो तेल मंगाना उसको गंवा रहा है कि हमें रूस से तेल चाहिए। लेकिन पाकिस्तान कभी यह नहीं करेगा कि बगल में ईरान है यार। वो कहावत है ना कि बगल में छोरा शहर में डिंडोरा, बगल में ईरान है, ईरान से तेल नहीं लेने को राजी है, क्योंकि सैंक्शंस लग जाएंगे। डर के मारे, बिल्कुल लुप लुप डर के मारे, हालत खराब पाकिस्तान की। अच्छा, इस पूरे गेम में आता है भारत, और इस पूरे गेम में आते हैं भारत कहने से अजीत डोभाल। और डोभाल साहब कहते हैं बॉस लोकल करेंसी में ट्रेड होगा, डॉलर शॉलर को मारो गोली। और ईरान ने बोला यस, ईरान बन गया 19th कंट्री टू अग्री टू अ रूपी ट्रेड। यानी कि भारत का रुपया अब 19 देशों में चलेगा, शामिल ईरान। अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा, यह सोचने वाली बात है। लेकिन आज तक भारत ने अमेरिका को रोक के रखा। देखिए बात यह है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, भारत और पाकिस्तान में, मैं आपको बता रहा हूं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। पाकिस्तानी कहते हैं ना कि आप रोज हमें ट्रोल करते हैं और आप गलत बातें कहते हैं हमारे। ना ना नहीं यार, गलत बातें नहीं कहता, मैं सही बातें कहता हूं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, चक्कर यह है कि भारत और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज में सिर्फ एक डिफरेंस है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में गैरत है, वो बेगैरत है। दैट्स, और कोई फॉरेन पॉलिसी में मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हमसे हल्के हैं। उनके पास भी बड़े तगड़े डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, उनके पास भी टैलेंटेड लोग हैं पाकिस्तान में, ये बात हमें माननी पड़ेगी। लेकिन जब दिल में मक्कारी होती है ना, जब दिल में चोर होता है, तो आदमी फिर क्या कर लेगा। देयर इज नो ऑनेस्टी लेफ्ट, ईमानदारी नहीं है। देखिए कह रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से जो पहली शर्त रखी गई थी 1979 के रेवोल्यूशन के बाद कि जी इसका ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। उसके बाद आपको पता है जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें किन किन मुल्कों ने जो है उसका ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट किया है, यानी जिसमें बाकायदा अपने टैंकरों में ईरान का तेल उठा के तो ले जाके रीसप्लाई किया है। उसमें बेशुमार मुल्कों के नाम आते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो हैरत अंगेज लोगों के लिए होना चाहिए वो इजराइल का नाम है कि इजराइल ने बहुत बड़ी तादाद में, यानी हज़ारों टन जो ऑयल है वो ईरान से लेके तो अपने टैंकरों में डाल के तो यूरोप को सप्लाई किया। और उसकी वजह ये थी कि ये तीनों पार्टियों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि ज़ाहिर है अमरीकी पॉलिसियां हैं और ओपन एक जो है वो एम्बार्गो है या पाबंदी है, तो हम उसकी आउट राइटली जो है हम उसको अपोज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह से एक तो जो इंटरनेशनल अमेरिकन सुप्रीमेसी का तस्वर है वो चैलेंज करने वाली बात है। दूसरा, इससे एक डिसऑर्डर पैदा होता है जो इंटरनेशनल ऑर्डर इस वक्त अमेरिका दुनिया पे इम्पोज कर रहा था 70s में, 17s की एंड और 80s के शुरू में। तो उन्होंने इस पे जो है वो इत्फाक किया। इस तरीके से इसमें एक दो यूरोपियन मुल्क भी शामिल थे, जिसमें स्विट्जरलैंड भी था। इसको बाकायदा बैंकिंग सिस्टम के तहत जो है जो पैसे ट्रांसफर हुए वापस ईरान को ऑयल के इवज, पूरा एक बाकायदा लीगल ट्रांजैक्शन हुई हैं और ये अमेरिका के नोटिस में था। तो इसमें होता क्या है कि जाहिर है एक कमोडिटी है, आप उसको बैन कर देते हैं जो आम आदमी की जरूरत की या आम मुल्क या रियासत के लिए इनएविटेबल है। तो फिर वो रियासत या लोग फिर आपसे पूछते हैं ना कि मुतबादल क्या है,
या तो आप ऑयल दें, तो वो आप दे नहीं सकते, तो उसमें फिर उनके लिए इस तरह के खुफिया रास्ते जो हैं वो खोले जाते हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये जो हुआ है, जो इस वक्त इंडिया जो तेल बेच रहा है उसका, रूस का तेल, ये बुनियादी तौर पे इसमें सबसे बड़ी जो है, अगर कोई लीनियंसी शो कर रहा है तो वो क्यों है कि इसलिए कि यूरोप में एक बहुत बड़ा इशू बन गया है और यूरोप के अंदर अमेरिका के खिलाफ एक बाकायदा रायनामा डिवेलप हो रही है। आप ये देखें, मसलन अभी रिसेंटली जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है जिसने बयान दिया था चाइना विजिट के दौरान कि हमें जो है वो यूरोप में अमेरिकी डिपेंडेंसी और उनके इशारों पे चलने का अमल जो है इसको तर्क करना चाहिए, उसके फौरन बाद यूरोपियन यूनियन का वो जो हेड होता है, गालिबन उसको सदर कहते हैं या चेयरमैन जो भी है, उसने उसको फिर जो है वो सेकंड किया कि यस, ये जो है दिस इज दी जो है वो नीड ऑफ द टाइम, कि हमें इस तरह की जो है वो सिचुएशन से निकलना चाहिए जहां हम 100% डिपेंड करते हैं। अब ये क्या है, ये एक थ्रेटनिंग मैसेज है कि आप हमें अगर इस तरीके से इतना ज़्यादा जो है वो पुश करेंगे जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी और हमारे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो तक जो है चैलेंज हो जाएंगी। मसलन ऑयल की वजह से जर्मनी में, फ्रांस में, इन सब मुल्कों में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो क्रिएट हुआ रूसी तेल पे पाबंदी लगने की वजह से, और उसकी वजह से उनकी जो महंगाई है खुसूसन ये ऑयल, गैस और एनर्जी के शुबे में वो डबल ट्रिपल हो गई। तो अब उससे फिर ओवरलुक करना एक रास्ता निकला है। अब ये जो रास्ता निकला है इसमें अब इंडिया इस वक्त वन ऑफ द टॉप एलाइज है जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, तो उसको एक फ़ायदा हो रहा है। और दूसरी तरफ से यूरोप के अंदर जो अमेरिका के खिलाफ एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी वो डिफ्यूज हो रही है, तो वो इसको ओवरलुक कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है देखना ये है कि ये पॉलिसी बिल्कुल उसी जैसा कि मैं तनाज़र में देखनी चाहिए जो मैंने कहा कि 79 में जो रिएक्शनरी रेवोल्यूशन ईरान पे मसलत हुआ था, तो उस वक्त कैसे 3 साल तक इवन इमाम खमैनी की मौजूदगी में फॉर 3 years ये ट्रेड जो है ओपनली होता रहा है एम्बार्गो के बावजूद, और उसको ओवरलुक करने की वही वजह थी जो आज आपको नजर आ रही है। स्पेसिफिकली जो रूस यूक्रेन जो डिस्प्यूट है वो जिस तरह की कॉम्प्लिकेटेड शक्ल जो है वो इख्तियार करता जा रहा है। ठीक, तो सर इसमें अब हमारे हवाले से भी एक एंगल हमने ये देखा कि एक तो ये कि क्या अब आपको ये महसूस हो रहा है कि इंडिया ईरान से भी इसी तरीके से जो उन्होंने तेल की फरमाइश की और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि करेंसी और तेल में हमारे साथ भी वैसे ही सलूक किया जाए, हमारे साथ भी किया जाए, तो उनके साथ भी ऐसा वो करेगा और अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा ये भी कि सर हम देख रहे हैं कि ईरान ने हमें अभी कहा है कितने बिलियन डॉलर्स फाइन करने की बात की है, ये जो देर हुई सारी गैस पाइपलाइन और सब इसमें, तो हमारे तो बड़े बरादराना ताल्लुका मुस्लिमों में और ये सब कुछ, तो हमारे साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, जबकि हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ इंडिया से जो है वो उनके ताल्लुकात बहुत ही बेहतरीन है। तो ये क्या वही हमारी पॉलिसीज का फेलियर है, ये क्या है? देखें जी, पहली बात यह है कि आपकी पॉलिसी जो 50 साल पहले बनी होती है ना, उसको आप रिकंसिडर ही नहीं करते। आप पॉलिसी को कोई अल्लाह ताला की तरफ से उतारी हुई कोई बाकायदा कोई ऐसी मुकद्दस किस्म की चीज़ समझते हैं। आप मुझे ये बताएं कि गुज़श्ता 50 सालों में आपकी जो फॉरेन पॉलिसी के मेन पिलर्स थे उनमें से किसी को आपने रिकंसिडर किया? ऐसा कोई फोरम ही नहीं है आपके पास, चूंकि आपने गुज़श्ता 50 सालों में जो मेन फोरम होता है इन चीज़ों को डिस्कस करके उनमें ड्रास्टिक और फंडामेंटल चेंज लाने के लिए वो होता है पार्लियामेंट।